नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग चार्ल्स डिकेंस को पढ़ने वाले हैं और चार्ल्स डिकेंस के बायोग्राफी और उसके वर्क को जानेंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट को पढ़ना है, क्लियर। और अगर आप पीजीटी इंग्लिश के प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको चार्ल्स डिकेंस के बायोग्राफी तो पढ़नी ही है, साथ में आपको चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड को पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे कि इस कंटेंट से आपके अगर आप दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको काम आएगा, और अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिन्हें आपको पढ़ना है और चार्ल्स डिकेंस के बायोग्राफी, उनके वर्क को डिटेल में जानना है। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा, उसमें मैं ओलिवर ट्विस्ट के बारे में जिक्र करूंगा और पीजीटी इंग्लिश वालों के लिए मैं डेविड कॉपरफील्ड को जिक्र करूंगा, क्लियर। तो चलिए हम लोग सारे प्रश्नों का काम तमाम यहाँ पे करेंगे। ध्यान से आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है ताकि हम चार्ल्स डिकेंस को अच्छी तरह समझ पाएँ, क्लियर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि चार्ल्स डिकेंस को पढ़ने से पहले चार्ल्स डिकेंस किस एज के राइटर थे उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। तो आप देखोगे 1812 में इनकी जन्म हुई थी और 1817 में इनका देहांत हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि एक किस एज के थे, तो ये हमारे विक्टोरियन एज के राइटर थे, क्लियर। क्योंकि रोमांटिक एज की अगर हम बात करें तो 1798 से लेकर 1832 और कहीं कहीं 1837 तक हमारा रोमांटिक पीरियड है, क्लियर। और अगर विक्टोरियन एज की बात करें तो 1832 या 1837 से लेकर के 1901 तक हमारा क्या है, हमारा विक्टोरियन एज है। तो अगर ऑप्शंस में कहीं अगर 1832 दिया हुआ है तो आप उसको भी टिक करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, और अगर 1837 दिया हुआ है तो भी आप उसके साथ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अगर कोई एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। अगर हम बात करें तो चार्ल्स डिकेंस वाज एन इंग्लिश राइटर, सोशल क्रिटिक हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा। हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट इनको कहा जाता था। किस एज में? विक्टोरियन एज में। ही वॉज बॉर्न इन February 7, 1812 इन पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड एंड ग्रू अप इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। Dickens' early life experience struggle greatly influenced his writing, as he often portrayed the social inequality and hardship faced by the working class in his novel। हम कह सकते हैं कि चार्ल्स डिकेंस जो हमारे हैं वो सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को लिखते थे, क्लियर। मतलब मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली कैसे बिलोंग करता है, क्योंकि इनका भी लाइफ बड़ा स्ट्रगल से गुजरा है, क्लियर। तो सोशल इनइक्वालिटी, कितने प्रॉब्लम वो फेस करते थे। मतलब इनके नॉवेल में आप देख सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बातें ज़्यादा होती थी, उनके स्ट्रगल को दिखाया जाता था, किस तरह से वे अपने जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते थे, इन सारे चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे। मतलब रियलिटी बेस्ड होता था। तो कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरह के ये राइटर थे, तो ये कह सकते हैं कि विक्टोरियन एज के राइटर थे। और इनकी राइटिंग स्किल कैसी थी, तो ये मिडिल क्लास सोशल बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते थे और लिखते थे। कुछ मैं इससे बनने वाले प्रश्नों को भी आगे देखूंगा ताकि तब आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी लेक्चर को ध्यान से सुनना है। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क, अगर हम बात करें तो इनके जितने भी वर्क्स हैं सो सीरियली पब्लिश्ड हुआ है, क्लियर। तो सबसे पहला अगर हम बात करें द पिकविक पेपर्स। देखिए कोई भी राइटर्स को अगर आप पढ़ रहे हो तो फर्स्ट और लास्ट ज़रूर आपसे पूछा जाता है। तो अगर फर्स्ट वर्क की बात करें तो इनका था पिकविक पेपर्स, और हम फिर बात करेंगे तो ओलिवर ट्विस्ट, जो कि एसएससी सीजीएल झारखंड में पढ़ना भी, इसलिए मैंने रेड से इसको हाईलाइट भी कर दिया। तो ओलिवर ट्विस्ट में क्या है, कैसे कैरेक्टर है, किन के बारे में लिखा हुआ है, मैं सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्लियर। अगर हम आगे बात करें अ टेल ऑफ टू सिटी, क्लियर। इसमें दो देशों के बारे में कहानी है, इन्हीं का वर्क है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हिज राइटिंग एक्सप्लोर थीम लाइक पॉवर्टी, गरीबी के बारे में बताते थे, सोशल इनजस्टिस के बारे में बताते थे, स्ट्रगल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का जो स्ट्रगल होता था उनके बारे में ज़्यादा फोकस करते थे, क्लियर। अगर हम बात करें
इनके बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी रहते थे जो कि विक्टोरियन सोसाइटी को लेकर ज़्यादा फोकस करते थे। मतलब जो कैरेक्टर को ये डालते थे, तो विक्टोरियन सोसाइटी में जो विक्टोरियन एज था वहाँ पे आप देखोगे कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था और नॉवेल बहुत ज़्यादा चलन में थे। क्लियर। हिज राइटिंग स्टाइल कंबाइंड ह्यूमर, सेंटिमेंटली एंड सोशल कमेंटेटी, मेकिंग हिज वर्क इंटरटेनिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग। नोटेबल नॉवेल्स बाय डिकेंस इंक्लूड, कि हम कह सकते हैं कि डिकेंस की जो राइटिंग स्टाइल थी वो बड़ा ही ज़्यादा सेंटिमेंटल रहता था। सोसाइटी को कह सकते कि कमेंट करते थे और इनके जो वर्ड्स होते थे बड़ा ही इंटरटेनिंग होते थे। जैसे आप डेविड कोपरफील्ड को पढ़ोगे, देखना है कैसे एक बच्चा कितना स्ट्रगल करता है और डेविड कैसे एक अच्छा राइटर बन जाता। ओलिवर ट्विस्ट में भी हम एक बच्चे की कहानी को पढ़ेंगे, कितनी उसकी स्ट्रगल रही है, सारी चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। छोटे छोटे माइनर कैरेक्टर आपसे पूछे जाते हैं, उनके रिलेशन कैसे एक दूसरे से बनते हैं, उन सारी चीज़ों पे बात करते थे। मतलब क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्लियर। अगर हम डेविड कॉपरफील्ड की बात करें, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स एंड क्रिसमस कैरोल, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इनको आपको राइट डाउन कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ब्लैक हाउस और 4 राइटर का नाम दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए। ब्लीक हाउस अगर हम बात करें तो डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स और क्रिसमस कैरोल, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे डिकेंस के वर्क हैं। क्लियर। अ क्रिसमस कैरोल हैज़ बिकम अ बिलवर्ड हॉलीडे क्लासिक दैट कंटिन्यूज टू बी अडॉप्टेड इनटू वेरियस फॉर्म। इसको देखिएगा वेरियस फॉर्म में भी लिखा गया है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहा है डिकेंस का। डिकेंस रोट न्यूमरस नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉन फिक्शन वर्क थ्रू आउट हिज करियर। अपने लाइफ में डिकेंस ने बहुत सारे नॉवेल्स को लिखे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज को लिखा है, नॉन फिक्शन वर्क को भी थ्रू आउट अपने करियर में लिखे हैं। क्लियर। हिज राइटिंग कंट्रीब्यूट टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द टाइम। कह सकते हैं इन्होंने अवेयरनेस फैलाने का काम किया। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे अगर विक्टोरियन एज के समय देखना इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हुए। क्लियर। लोग रिलीजियस फेथ से ज़्यादा साइंस पे ज़्यादा फोकस करने लगे, साइंस पे बिलीव करने लगे। क्लियर। इमोशंस के उतने वैल्यूज़ यहाँ पे ख़त्म हो गए और इन चीज़ों में लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति सोशल इनजस्टिस भी नज़र आने लगा। तो सोशल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगे। जो लोग गॉड को मानते थे और गॉड पे बड़ा ट्रस्ट करते थे, लेकिन जब साइंस का डेवलपमेंट होने लगा तो थोड़े थोड़े लोगों का रुझान क्या हुआ, साइंस की तरफ बढ़ गया और रिलीजियस फेथ जो था तो कम होने लगा। इसमें लोगों को के बीच में इनजस्टिस भी हुआ, सोशल इश्यूज भी फैलने लगे। तो इन चीज़ों को चार्ल्स डिकेंस अपने नॉवेल में दिखाने का प्रयास करते थे। क्लियर। और 17, 18, 19 सेंचुरी के इसमें बात करें तो नॉवेल तो लिखा जाने ही लगा और कभी कभी क्या होता था, इनको है सो प्ले के रूप में भी परफॉर्म किया जाता था। उस समय लोग इन चीज़ों को देखते थे तो उनको समझ में आता था कि सोसाइटी में आखिर क्या चल रहा है। क्लियर। और अगर हम डिकेंस का वर्क को स्टडी करें तो हम पाते हैं कि इनके बहुत सारे को फिल्म एंड प्ले में भी, अभी जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड इसको बनाया गया और शो किया गया। चार्ल्स डिकेंस पास्ट अवे ऑन जून 9, 1870 और 1870 में इनकी देहांत हो गई। क्लियर। और वो तो चले गए लेकिन उन्होंने जो सोशल जस्टिस के लिए जो काम करके गया वो आज भी उनके नॉवेल को पढ़ने पे हमें जीवंत महसूस होते हैं। मतलब अगर हम आज भी चार्ल्स डिकेंस के वर्क को पढ़ते हैं, उनके नॉवेल को पढ़ते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं। अगर हम चार्ल्स डिकेंस की बात करें तो देखिएगा मैंने आपको अंग्रेजी में ऊपर में डिफ़ाइन कर दिया है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हो तो मैंने जितना बताया उसको आप देख सकते हो और नीचे मैंने हिंदी में भी कुछ डिफ़ाइन कर दिया, तो आप इसको शॉर्ट नोट बनाने में आपकी बड़ी मदद हो जाएगी। चार्ल्स डिकेंस एक अंग्रेजी लेखक और सामाजिक आलोचक थे जिन्हें विक्टोरियन काल के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक के रूप में माना जाता है। कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर थे विक्टोरियन एज के। क्लियर। अगर आगे हम बात करें तो 7 फरवरी 1812 को इंग्लैंड के पोर्ट्समouth में जन्मे थे और एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया था और बड़े बड़े थे। डिकेंस के कह सकते हैं उनके अनुभव, उनके संघर्ष उनकी लेखनी में नज़र आती है। मतलब कि वो अपने लाइफ में जो सीखे थे, जो देखा था, उन्होंने अपने वर्क में लिखा, क्योंकि उन्होंने अपने
उपन्यास में काम करने वाली जनता द्वारा सामाजिक असमानताओं कठिनाइयों को दर्शाया है। कह सकते हैं कि सोसाइटी में जब वो जैसे जैसे बड़े होते गए, जिन जिन चीज़ों को उन्होंने फेस किया उनको हूबहू उतारने का प्रयास किया। डिकेंस अपना साहित्यिक करियर पत्रकार के रूप में शुरू किए थे, एज ए जर्नलिस्ट शुरू किए थे और अलग अलग अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेखन करते हुए उन्होंने अपने विशेष उपन्यासों में प्रकाशित भी किए। मतलब उन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में काम किया और बहुत सारी चीज़ों को प्रकाशित भी किया और जिसको लोग बड़े ही उत्सुकता के साथ इंतज़ार भी करते थे। जैसा मैंने बताया कि जितने भी उनके वर्क थे सीरियल में पब्लिश्ड होते थे। सीरियल मतलब कि अगर कोई नॉवेल भी अगर उनको पब्लिश करना होता था तो सारे स्टोरी को एक ही बार वो डिफाइन नहीं करते थे, सीरियलाइज करके पार्ट बाय पार्ट उसको डिफाइन करते थे ताकि लोगों को उत्सुकता बनी रही और लोग उसको मन से पढ़े और समझें। क्लियर। द पिकविक पेपर्स की बात करें तो उन्होंने पिकविक पेपर्स, मैंने बताया था कि फर्स्ट इनकी उपन्यास थी ओलिवर ट्विस्ट, जैसा मैंने बताया कि आपको पढ़ने हैं। क्लियर। तो हम लोग चलिए बात करते हैं प्रीवियस ईयर में इससे कैसे प्रश्न बने थे, ताकि जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक समझ विकसित होगी कि हमें किस तरह से इनको पढ़ना है और आप थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे टॉपिक का अभी तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लेकिन मैं मॉक भी लाऊंगा, मैं इनसे बनने वाले क्वेश्चन भी लाऊंगा और प्रीवियस ईयर में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह से क्वेश्चन भी मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो एकदम धैर्य बना कर रखें। 2-3 महीने के अंदर जितना टॉपिक आपके दिए हुए हैं, या नॉवेल की बात करें, पोएट्री की बात करें, शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें, एस्से की बात करें या हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, बहुत कम टॉपिक्स हैं। तो सारे टॉपिक को स्टडी फॉर गोल्स की टीम अभी जी जोर से लगी हुई है और सब अपने अपने क्षेत्र के जो दिग्गज हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो आपके सारे वीडियो, सारे लेक्चर मिलेंगे। आपको डाउट होगा तो आप प्रश्न ग्रुप में पूछ भी सकते हैं और आप अगर नोट्स के थ्रू जाओगे, जितना आपको बताया जा रहा है उसको थोड़ा थोड़ा आप नोट डाउन करते रहोगे, लिखने का प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या होंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। लिटरेचर में जितनी बड़ी अच्छी मेमोरी आपकी होगी, क्वेश्चन उतने ज़्यादा आप सही कर पाओगे, क्योंकि हम लिटरेचर में साहित्य को पढ़ते हैं, नॉवेल को पढ़ते हैं, पोएट्री को पढ़ते हैं तो वहाँ से लाइनें पूछी जाती, कैरेक्टर पूछा जाता है। अभी जैसे मैं चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा रहा हूँ तो ओलिवर ट्विस्ट जब पढ़ेंगे तो देयर नंबर ऑफ कैरेक्टर इन दिस नॉवेल, तो आपको उन कैरेक्टर को थोड़ा राइट डाउन करना होगा, उनको याद रखना होगा, किनसे क्या रिलेशन था, वो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस वाज पब्लिश इन सीरियलाइज्ड फॉर्म, कौन से नॉवेल को चार्ल्स डिकेंस ने सीरियलाइज फॉर्म में लिखा? टेल ऑफ टू सिटीज़, ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड और क्रिसमस कैरोल। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा डेविड कॉपरफील्ड। कि डेविड कॉपरफील्ड को कैसा लिखा था? सीरियलाइज फॉर्म में लिखा था और पीजीटी इंग्लिश में आपको इसको पढ़ना भी है। क्लियर। और सीजीएल वाले को भी माइंड में रखना है कि इस नॉवेल को इन्होंने एक बार में पब्लिश नहीं किया था, सीरियल में पब्लिश किया था। विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस इज सेट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कर सकते हैं कि आपको पता होगा 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो इन्होंने अ टेल ऑफ टू सिटीज़ को लिखा था। क्लियर। तो टेल ऑफ थ्री सिटीज़ में पेरिस और फ्रांस की जो कहानी है, दो देशों की, तो हम कह सकते हैं कि इस समय इन्होंने टेल ऑफ टू सिटीज़ को लिखा। क्लियर। विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस फीचर द कैरेक्टर ऑफ मिस हैविंसम, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेट एक्सपेक्टेशन। क्लियर। विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस इज बेस्ड ऑन हिज ओन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड इज कंसीडर हिज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, किस नॉवेल को इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल की तरह कंसीडर किया है और अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को इसमें शेयर किया है? तो हार्ड टाइम्स, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, टेल ऑफ टू सिटी। तो आप डेविड कॉपरफील्ड को पढ़ोगे तो डेविड कॉपरफील्ड ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और इसको पढ़ने से लगता है जैसे डेविड चार्ल्स डिकेंस ने अपने लाइफ के सारे घटनाओं को सीरियल वाइज से इसमें उतार दिया है और अपने जो उसने लाइफ में एक्सपीरियंस फेस किए थे डेविड कॉपरफील्ड में, उसने सारी चीज़ों को हूबहू उतारने का प्रयास किया। इसलिए इस वर्क को बड़ा ही बेस्ट और सबसे सुंदर माना जाता है विक्टोरियन एज का। क्लियर। आगे अगर हम प्रश्न की बात करें तो इन विच नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस डज द कैरेक्टर फॉगिन अपीयर, ब्लीक हाउस एक कैरेक्टर है फॉगिन अपीयर, वो
वर्क में है, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, निचोल्स निकेल्बी। तो हम कह सकते हैं ओलिवर ट्विस्ट, जो आपको सीजीएल में पढ़ना है। तो आप एक कैरेक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्लियर। हम जब मैं आपको ओलिवर ट्विस्ट पढ़ाऊँगा तो क्या देखना, कोई भी नॉवेल में हीरो होता है, प्रोटोगोनिस्ट होते हैं, एंटोगोनिस्ट होते हैं, माइनर कैरेक्टर होते हैं, मेजर कैरेक्टर होते हैं, एक दूसरे से उनका रिलेशन रहता है, एक दूसरे से हेल्प करते हैं, कोई विलेन का भी रोल प्ले करता है। तो इस ओलिवर ट्विस्ट में फैगिन जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, क्लियर। तो हम इस फैगिन कहाँ पे मिलता है, तो हमें मिलता है ओलिवर ट्विस्ट में। आगे अगर हम बात करें तो इस तरह से मैंने 5-6 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया, और इससे मैं अब लगभग 100 क्वेश्चन आपको दूंगा, क्लियर। और मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपकी एक और समझ विकसित हो जाएगी। तो आपको ध्यान से सारे वीडियो को देखना है, और आप अगर इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। डेली अभी देखिएगा, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े होंगे तो 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग डेली शेयर करते हैं। आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम से पहले लमसम 1000 से एबव क्वेश्चन आपके पास होंगे, और उनसे क्वेश्चन कहीं अलग जाने वाला नहीं है, मैं इतना आपको इंश्योर कर सकता हूँ। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो 749 में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, जिसमें हम लोग कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी होगा, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी नेक्स्ट संडे से आना शुरू हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग हम लोग मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं, वो भी आपको रहेगा। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे जहाँ पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता तो आप पर्सनली कॉल करके भी अपने क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। तो सबसे कम में आप हमारे साथ जुड़कर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्लियर। अगर आप इंग्लिश एसएससी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी मैं 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। एक पहला मॉक टेस्ट ऐप में अपलोड भी है और अभी फ्री है, आप उसको दे सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं, क्लियर। ये भी 199 में है और बहुत बढ़िया मॉक है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आप इस मॉक को दोगे तो लगेगा जैसे मैं पीजीटी के एग्ज़ाम में बैठा हूँ, क्लियर। इस मॉक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर टीएस इलियट से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 5 क्वेश्चन इस मॉक में रहेंगे। विलियम शेक्सपियर से 15 क्वेश्चन पूछे गए तो 15 क्वेश्चन ही हैं। टाइप अगर क्वेश्चन के हैं ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठो तो हर तरह के क्वेश्चन को आप टच कर पाओ, समझ पाओ, क्योंकि एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के आंसर तक ईजिली पहुंच जाओगे, क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं 749 में, इसी का है, जिसमें हम लोग सारा डिटेल्स में आपसे शेयर करेंगे। अगर आप झारखंड समान ज्ञान का महाअभ्यास लेना चाहते हो तो भी आप 149 में ले सकते हो। तो इस तरह से आप अगर हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको पेशेंस रखना होगा, स्टडी फॉर गोल्स अपने हिसाब से और आप लोगों की सुविधा अनुसार हमसे जो बन पाएगा हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड तो ज़रूर हो जाएगा। और आप जब एग्ज़ाम लिखने जाओगे तो कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम आपको करना होगा, मतलब जितना चीज़ हम बता रहे हैं उसको आप लोगों को राइट डाउन करना होगा, थोड़ा पढ़ना होगा, तो आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। और अंग्रेजी ग्रामर से लेकर लिटरेचर से लेकर हमारी एक बहुत अच्छी टीम है जो बैकग्राउंड में काम कर रही है। और अभी आपको वीडियो भले थोड़ा कम मिलेंगे लेकिन जो भी वीडियो मिलेंगे वो प्रॉपर मिलेंगे। कम मिलेगा अच्छा मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़े लेक्चर दे दें उससे कुछ नहीं, हमें एग्ज़ाम पास करने, इसलिए हमें क्या करना है, हमें टू दी पॉइंट पढ़ने, हमें उतने डिटेल में नहीं जाने। इतने इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने माइंड में रखना कि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टच करने हैं ताकि हम एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। आपको चार्ल्स डिकेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ना, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे वर्क को लिखे, अगर हम उनको सारे पढ़ने लगे तो फिर हम हैं सो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उन्हीं टॉपिकों को लिया है जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सागर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर जाएंगे। हो सकता है मैं ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड को आगे लेकर चलूँगा ताकि हम लोग नॉवेल का पहला चैप्टर को कंप्लीट कर पाएँ। और इसका पहले मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और उसके हमें द डैफोडिल को पढ़ना है जो पोएट्री सेक्शन है, तो मैं डैफोडिल भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। लेकिन अभी आगे जो चैप्टर आएगा वो ओलिवर ट्विस्ट का
चार्ल्स डिकेंस का जो ओलिवर ट्विस्ट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे लमसम 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।